यूपीएससी मैंने बहुत बाद में डिसाइड किया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। पहले मैं कोल इंडिया में जॉब कर रहा था। जो मेहनत करेगा और जो लगातार लगा रहेगा और इस एग्ज़ाम को अच्छे से देगा, उसका सिलेक्शन उसमें ज़रूर हो जाएगा। कहीं न कहीं मेरे घर वालों का इसमें बड़ा योगदान है मुझे इस तरफ प्रेरित करने में। वो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि तुमको एग्ज़ाम देना चाहिए। 2010 में मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी कोल इंडिया लिमिटेड में, आईआईटी दुर्गापुर से पास आउट करने के बाद। 2015 में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। 2014 में मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में था। ये चीज़ें अच्छे स्कूल्स यहाँ पे हैं जो हम लोग के टाइम पे शायद नहीं था। हम सारे लोगों ने अपने आसपास के जो भी उस टाइम के स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाई की। अभी अलग अलग तरीके के जो भी स्कूल्स हैं वो सारे मौजूद हैं। मैं मेहनत करके अगर कुछ कर सकता हूँ तो आप भी मेहनत करके ज़रूर कर सकते हैं, मुझसे अच्छा कर सकते हैं। आप अपने पे विश्वास रखें, मेहनत करें, बड़े सपने देखें और उसके पीछे जी जान से लग जाएं। ऐसे सारे लोग जो कहीं से भी भूले हों या भटके हों या ऐसा सोच रहे हो, वो सारे लोग समाज की मुख्य धारा में आए और एक बेहतर समाज के निर्माण में नींव का काम करें। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी साधारण परिवार से आते हैं और विपरीत परिस्थिति से लड़कर और कठिन परिश्रम के बदौलत जो है एक आईपीएस अफसर बनने का जो है ये सफ़र तय किए हैं। तो आइए, बगैर हम समय गंवाए इनसे जुड़ते हैं। वो कोई और नहीं है, वो हमारे जमुई से ही बिलोंग करते हैं, सुकीर्ति माधव जी, जमुई की मिट्टी के लाल सुकीर्ति माधव जी, स्वागत है। थैंक यू अभिषेक जी और अपना जमुई के सभी दर्शकगण। मैं सुकीर्ति हूँ और मैं मलयपुर जमुई से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं यूपी में पोस्टेड हूँ, आगरा में। मैं 2015 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। इसके अलावा सबसे पहला सर मेरा सवाल होगा कि यूपीएससी की जो परीक्षा है सर, उसे काफ़ी कठिन एग्जाम माना जाता है। तो ऐसे में जमुई से निकलकर यूपीएससी को क्रैक करते हुए आईपीएस बनने तक का आपका सफ़र वो कैसा रहा? देखिए, मुश्किल तो डेफिनेटली ये परीक्षा है। मतलब मुश्किल क्या कहूँगा, कंपटीशन है और देश के काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक है। यूपीएससी मैंने बहुत बाद में डिसाइड किया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। पहले मैं कोल इंडिया में जॉब कर रहा था, तो उसके बाद मुझे लगा, घर वालों का भी मन था, प्लस मुझे भी एक टाइम के बाद लगा कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और फिर यूपीएससी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था जो मैं ट्राई करना चाहता था। तो मैंने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और सब लोगों का आशीर्वाद था, थोड़ा मेरा खुद का कर्म और मेहनत, और उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया। और मुझे जो अपने एग्ज़ाम के दौरान जो चीज़ें लगी, बस वो यही थी। मैं क्योंकि जॉब करते करते मैंने ये परीक्षा दी थी, कलकत्ता में मैं नौकरी करता था। तो मुझे यही लगा कि अगर आपका डिटर्मिनेशन है, आप अपना कॉन्फिडेंस आपका है कि एग्ज़ाम आपसे निकल सकता है, तो वो कोई बाधा नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। इन सब चीज़ों का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी बहुत ही इक्वलाइज़र टाइप का एग्ज़ाम है, जो कि आपके बैकग्राउंड के आधार पे या आपके मीडियम के आधार पे या आपके किसी भी तरह के स्टेटस के आधार पे वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई बायसनेस नहीं है। और ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे सब लगभग बराबर हैं। जो मेहनत करेगा और जो लगातार लगा रहेगा और इस एग्ज़ाम को अच्छे से देगा, उसका सिलेक्शन उसमें ज़रूर हो जाएगा। तो यूपीएससी के बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला था और कब आपके मन में यह आया कि मुझे एक आईपीएस ही बनना है? वो कौन सा वर्ष था जब आपका यूपीएससी क्लियर हुआ? देखिए, यूपीएससी के बारे में तो पता काफ़ी टाइम से ही था, लेकिन बहुत टाइम तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। क्योंकि एक तो ये भी था कि मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है ये परीक्षा। तो वो एक अनिश्चितता का समय था जब मुझे पता था कि मैं दूँ ना दूँ, मुझे पता नहीं था बेसिकली। बट कहीं न कहीं मेरे घर वालों का इसमें बड़ा योगदान है मुझे इस तरफ प्रेरित करने में। वो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि तुमको एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं भी देखता था, जो एक आपने देखा होगा सोशल सेटिंग में, एक यूपीएससी के जो क्लियर्ड लोग हैं, चाहे वो आपके ज़िले के डीएम हो या एसपी हो या और भी अधिकारी हैं जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, तो कहीं न कहीं से उनको भी जानना या उनको देखना, चाहे दूर से ही भले हो, लेकिन वो आपको प्रेरित ज़रूर करता है। तो इस बारे में जानकारी तो थी, लेकिन ये निर्णय कर पाना कि ये एग्ज़ाम दिया जाए, वो मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग था। थोड़ा वो बहुत त्वरित निर्णय नहीं था, उसके लिए मुझे समय लगा। लेकिन फिर मैंने जब निर्णय किया तो फिर मैं काफ़ी अच्छे से उसमें मैं लग गया। मैंने अच्छे से तैयारी की
और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। 2015 में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। 2014 में मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में था। ये 2015 में जो है सिलेक्शन हुआ। आपके बारे में एक दिलचस्प वाकया है कि कुछ दिन पहले हम आपके पिताजी का भी इंटरव्यू किए थे, तो पता चला था कि आपकी नौकरी और उनकी नौकरी एक ही दिन लगी थी। तो ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और उस दिन जो है आपके घर का माहौल जो है क्या था? देखिए, मैं 2010 में मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी कोल इंडिया लिमिटेड में, आईआईटी दुर्गापुर से पास आउट करने के बाद। और वाकया ऐसा है कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स था, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिसको परियोजना विद्यालय कहा जाता था। और उसके रिकग्निशन को लेके कुछ लिटिगेशन हुआ था, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया था बाद में गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत लंबे लीगल बैटल के बाद, अराउंड 20 ईयर्स या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा वो चला, और संयोगवश 2010 में लगभग सेम डेट पे ही हमारे और हमारे पिताजी की नौकरी एक तरीके से शुरू हुई। हालांकि नौकरी तो काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे, लेकिन जो एक रेम्यूनरेटिव जॉब जिसको आप कहेंगे, जो एक विथ पेमेंट जॉब कहेंगे, वो एक तरह से 2010 में हम दोनों की शुरू हुई। और डेफिनेटली वो एक बड़ा टाइम चेंजिंग एक वो था। और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें परिवार में हम सब लोगों की ज़िंदगी में बड़ी एक पॉजिटिव चेंज उससे आया। और कहीं ना कहीं फिर जो एक बड़े सपने देखने की हिम्मत आती है, शायद उसमें उसका भी बड़ा एक रोल रहा। ठीक है सर, तो अब हम अगले सवाल की ओर जाते हैं कि आईपीएस बनने के बाद जब आप अपनी जिम्मेदारियां विभिन्न जिलों में निभा रहे थे, तो वह कौन सा जिला था जिसमें कि सबसे पहले जो है आपकी पोस्टिंग हुई थी? मैंने अपने ट्रेनिंग के बाद प्रयागराज जनपद में सबसे पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था। वो मैं वहाँ पे एएसपी था। और मेरे लिए ये बड़ा अच्छा एक सुखद अनुभव भी रहे। आप कहें कि काफ़ी एक तरह से ये बहुत अच्छी बात रही। मेरे शुरुआती करियर में ही मुझे कुंभ जैसे एक महाआयोजन, महाकुंभ इनफैक्ट महाकुंभ जैसे एक महाआयोजन का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। और उस दौरान वो जो एक्सपोज़र था वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे बताना बड़ा एक असंभव सा कार्य है। वो एक अद्भुत, एक विहंगम एक महाआयोजन था जिसका हिस्सा बनने का मुझे एक मौका मिला। और हम सारे लोगों ने वहाँ पे बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही अपनेपन के साथ उस पूरे महाआयोजन में अपना अपना योगदान दिया। और काफ़ी एक सफल एक महाआयोजन का हम लोग सब हिस्सा बने। और इसके लिए हम सारे लोगों को बहुत सराहा भी गया विभिन्न विभिन्न स्तरों से। तो कहा जाता है कि कुंभ में अच्छे मैनेजमेंट के लिए जो है आपको सम्मानित भी किया गया था, या कुछ वो क्या? जो भी वहाँ पे टीम थी हम सारे लोगों की, जिन्होंने कुंभ में अपना योगदान किया था, उन सारे लोगों को बिल्कुल जो सरकार के उच्चतम स्तर होते हैं वहाँ से सम्मानित किया गया था। सब लोगों को सराहा गया था, सारे लोगों को जो उनके कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी पीठ भी थपथपाई गई थी। आप बिहार के जमुई से आते हैं, ऐसे आपका बचपन भी जमुई में बीता होगा, तो कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको याद हो, आप इस इंटरव्यू में जिक्र करना चाहें? देखिए, वैसे तो पूरा जो स्टूडेंट लाइफ है वही सबका बड़ा यादगार होता है। और क्योंकि मैं यहीं पे इंटरमीडिएट जिसको 12th कहते हैं वहाँ तब तक था, तो ऐसे तो मतलब हर दिन नई यादें थी, हर दिन नई बातें थी। तो बहुत ही अच्छा था। वैसे एक कहानी उसको पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसे कई कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह शायद इस पे बनाया जा सकता है। कभी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप अब आप जो आईपीएस हैं और ऐसे में आप अपनी ड्यूटी में रहते हैं, काफ़ी कम जो है जमुई आना जाना आपका होता होगा ऐसे, लेकिन फिर भी जिस समय आप जमुई में रहते थे और अब आप जमुई को कितना परिवर्तित होते देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं डेफिनेटली। मैं कोशिश करता हूँ मैं घर आ जाऊँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल होती है कि मैं बार बार आ पाऊँ, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाऊँ। और काफ़ी चेंजेस यहाँ पे हो गए हैं। आप सारे लोग महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से आप कह सकते हैं शहरीकरण गांव का जो हर जगह हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। अब ऑनलाइन चीज़ें आ रही है। मैंने देखा वाटर बॉटल जो 20 लीटर्स का, वो मैं बाहर एक जगह देख रहा था, एक गाड़ी में वो डिलीवर कोई कर रहा था। तो ये सारी चेंजेस जो है वो गांव में हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पक्का घर अब लगभग हर व्यक्ति के पास है, गैस कनेक्शंस हैं, ऑनलाइन सामान आ रहा है। प्ले स्कूल मेरे घर के बगल में है, जो पहले कभी था नहीं।
इस तरह की चीज़ें, अच्छे अच्छे स्कूल्स यहाँ पे हैं जो हम लोग के टाइम पे शायद नहीं था। हम सारे लोगों ने अपने आसपास के जो भी उस टाइम के स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाई की। अभी अलग अलग तरीके के जो भी स्कूल्स हैं वो सारे मौजूद हैं। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मुझे देखने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारे लोगों को सहूलियत इससे मिलती है, तो ये अच्छा है। चलिए सर, अब हम चाहेंगे कि वैसे छात्र जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और उन्हें किस बेसिस पर जो है ज़्यादा ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको हिम्मत करनी चाहिए। और अगर आप हिम्मत करते हैं, हिम्मत इन द सेंस कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए। आप अपने आप को कभी छोटा ना समझें, सीमित ना समझें, क्योंकि जो इंसान का पोटेंशियल है ना वो लिमिटलेस है। और हर व्यक्ति, जैसे मैं मेहनत करके अगर कुछ कर सकता हूँ तो आप भी मेहनत करके ज़रूर कर सकते हैं, मुझसे अच्छा कर सकते हैं। आप अपने पे विश्वास रखें, मेहनत करें, बड़े सपने देखें और उसके पीछे जी जान से लग जाएं। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आज के डेट में हर चीज़ हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट है, प्लस बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़ने की किताबें हैं। इंटरनेट की वजह से बहुत सारा जो फासला था वो सारा मिट चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें और बुक्स पढ़ें, शॉर्टकट नहीं लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किताबें पढ़ें, जो बेसिक बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़ें, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, कुंजिका वगैरह के चक्कर में ना रहें। तो आप लॉन्ग कट लें, मेहनत करें, अपने पे भरोसा रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, अब हम अंतिम सवाल आपसे सर लेना चाहेंगे। वैसे युवा जो अपने लक्ष्य से भटक कर अपराध की ओर चले जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि अपराध की जो दुनिया है वो बहुत ही छोटी उम्र की दुनिया है। वहाँ पे आप सामाजिक जीवन से कट जाते हैं। वहाँ पे देखिए, कानून आज न कल आपको अपने चंगुल में ले ही लेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ छोटा करके आप बच सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। आप देखें कि हर व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में हो, कभी न कभी कानून के प्रति उसको जिम्मेदार बनना ही पड़ता है, जवाबदेह बनना ही पड़ता है। तो ऐसे लोग ऐसे काम ना करें और डेफ़िनेटली पढ़ें, पॉज़िटिव चीज़ों में ध्यान लगाएँ और गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने फैमिलीज़ के साथ इंटरैक्ट करें। और डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ों करने के बाद अपने बच्चों का सोचें। और सबकी बेहतरी के लिए ये अच्छा है कि ऐसे सारे लोग जो कहीं से भी भूले हों या भटके हों या ऐसा सोच रहे हों, वो सारे लोग समाज की मुख्य धारा में आएँ और एक बेहतर समाज के निर्माण में नींव का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमुई की मिट्टी के लाल हैं और जमुई से ताल्लुक़ रखते हैं सुकीर्ति माधव जी, जो कि पूरी बेबाकी से अपनी जो है हर सवाल का जो है जवाब दी है। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।